एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज का हमारा वीडियो ओरल है। ओरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आंसर मैं बताऊंगी। आप खुद से भी मूल्यांकन कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर पता है कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहली बात, अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर दिए गए सारे ही वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोप्रोटीन डैश कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिक समूह है। ऑप्शन में है 1 से 70%, नेक्स्ट है 1 से 80%। इन दोनों में ही आपको सिलेक्ट करना है। तो 1 से 70% या फिर 1 से 80%। तो ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के एक चर में 1 से 80% होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 180% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दाल में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है। तो लाइसिन, मिथ्योनिन या फिर ल्यूसीन। तो दाल में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथ्योनिन। तो दाल में किस अमीनो अम्ल का अभाव हो जाता है, तो मिथ्योनिन का अभाव हो जाता है। ये क्वेश्चन चूँकि आज मैंने एक पीडीएफ से भी क्वेश्चन क्लासेस दे रखी है, तो उसमें पूछ रखा है, वहाँ पे पीडीएफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो 15, 20, 40 या फिर 10। तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में टोटल अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। 10 आवश्यक होती है, 10 अनावश्यक होती है। 10 जो आवश्यक होती है उसे हमें भोजन के थ्रू प्राप्त करना होता है। जो 10 अनावश्यक होती है वो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली बन जाती है। और जो 10 आवश्यक होती है उसमें से जो 2 अमीनो अम्ल होते हैं वो बच्चों के लिए अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल में काउंट होते हैं और वो बच्चों के लिए होते हैं। उसमें आ जाते हैं हिस्टीडीन और अर्जेनिन। तो अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। नेक्स्ट पे आते हैं। वानस्पतिक स्रोत में ग्लूटीन प्राप्त होता है। तो वानस्पतिक जगत से हमें ग्लूटीन किससे प्राप्त होता है। तो सोया, चावल, मक्का या फिर गेहूँ। तो वानस्पतिक स्रोत से हमें ग्लूटीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो हमें गेहूँ से प्राप्त होता है। गेहूँ में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला होता है ग्लूटेनिन। एंड दूसरा होता है ग्लाइडिन। पहला होता है ग्लूटेनिन और दूसरा होता है ग्लाइडिन। और ग्लूटेनिन तथा ग्लाइडिन ये दोनों आपस में जब सम्मिलित हो जाते हैं तो ये ग्लूटीन का निर्माण करते हैं। जब आटा सूखा होता है तो वो चिपकता नहीं है, लेकिन जब हम उसमें पानी डाल के उसे गूँथने की कोशिश करते हैं तो आटा चिपक जाता है। तो जब आटा चिपकता है और चिपकने की इसी क्वालिटी को ग्लूटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। तो अगर हमें वनस्पतिक जगह से ग्लूटीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो गेहूँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट में आते हैं कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ग्लाइकोनोजन। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ग्लाइकोनोजन, अमीनो एसिड, इंसुलिन या फिर ग्लूकोज। तो प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है उसे हम अमीनो एसिड बोलते हैं। प्रोटीन के अंतिम उत्पाद को हम अमीनो एसिड बोलते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज तथा वसीय अम्ल में बदल जाते हैं तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ट्रिप्टोफैन क्या है। तो ट्रिप्टोफैन क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल है या फिर अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट पे आते हैं। हरा, नारंगी एवं बैंगनी है तो प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है। तो हरा, नारंगी एवं बैंगनी कैसा रंग है? तो हरा, नारंगी एवं बैंगनी द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है। हरा, नारंगी एवं बैंगनी द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नांकित विकारों में से किससे संबंधित रखता है? तो आहार में संतृप्त वसा किससे संबंध रखता है? तो गुर्दा खराब होने से, क्षुधा अभाव से एंड हृदय वाहिका रोग से। आप इन तीनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आहार में संतृप्त वसा की उच्चता किसके विकारों से संबंध रखता है? तो गुर्दा खराब होने से या फिर हृदय वाहिका रोग से। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हृदय वाहिका रोग से। हृदय वाहिका रोग से। अगर आहार में संतृप्त वसा की उच्चता होती है तो हृदय वाहिका रोग हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और है निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वशीय अम्लों की श्रृंखला में संबंधित है? तो कौन है? मक्खन, मूंगफली तेल, बादाम या फिर कृत्रिम मक्खन। तो कौन सी ऐसी वसा है जो अल्प एवं मध्य वशीय अम्लों की श्रृंखला में है? तो वो हो जाएगा मक्खन। मक्खन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। शाकाहारी आहार में सामान्यतः किसकी कमी होती है? तो संतृप्त वशीय अम्ल की, असंतृप्त वशीय अम्ल की, रेशे की, विटामिन सी की। तो शाकाहारी आहार में संतृप्त वशीय अम्ल की कमी होती है। शाकाहारी आहार में संतृप्त वशीय अम्ल की कमी होती है। नेक्स्ट है शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जो अभी हमने क्वेश्चन पूछा ये एलटी में पूछा गया था 2018 में। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं? जो कि मैंने आपको बताया था कि अमीनो अम्ल 20 होते हैं, 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक। तो उसी में से जो 10 आवश्यक होते हैं उसमें से 2 ऐसे होते हैं जो कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल में आते हैं, जो कि बच्चों के लिए होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सिंपली कि शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं? तो अर्जिनिन या फिर हिस्टीडीन, इन दोनों में से आपको देखना है कौन सा है। तो अर्जिनिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है और अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल दोनों के अंतर्गत आता है और ये शिशु के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है। और जो हिस्टीडीन होता है ये वयस्कों के लिए होता है, किशोरों के लिए होता है, किशोरों के लिए। और जो अर्जिनिन होता है ये शिशु के लिए होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देती हूँ। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, डी, ई, के या फिर विटामिन बी और सी। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन बी और सी जो है वह जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करा रखा है। तो वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइपेज। वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम जो होता है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। ताप से डैश पदार्थ कोगुलेट हो जाते हैं। तो कौन से पदार्थ होते हैं जो ताप में जाने पे जम जाते हैं? सिंपली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कार्बोज होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं या फिर वसा होते हैं। तो कौन सा पदार्थ है जो ताप पर जाने पे कोगुलेट हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। आपने अंडे को अक्सर देखा होगा कि जब आप अंडे को बॉयल करते हैं तो वो जम जाता है, तो क्योंकि अंडे में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ताप के संपर्क में जब अंडा जाता है, जब हम उसे बॉईल करते हैं तो वो जम जाता है।
तो ताप के संपर्क में अगर प्रोटीन जाता है तो कोगुलेट हो जाता है। चलिए आज ये ओरल क्वेश्चन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।